ये कहानी है एक लड़के की। जब वो 10 साल का था, पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसी सदमे में दादा दादी भी प्राण त्याग देते हैं। ये तीनों मौतें एक ही दिन में होती है। हंसते मुस्कुराते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब 4 बच्चों की जिम्मेदारी बाहरी दुनिया से अनजान 30 साला माँ पर आ जाती है। वही 10 साल का लड़का बड़ा होकर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनता है। आइए जानते हैं सावर थाना अधिकारी आशुतोष पांडे के सफरनामे की कहानी उन्हीं की जुबानी। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं इमरान। आज हमारे साथ सावर SHO आशुतोष पांडे जी, उनसे जानते हैं उनके सफरनामे के बारे में। मेरा जन्म सुजानगढ़ में हुआ है, जो चूरू ज़िले का एक कस्बा है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा और स्कूलिंग और कॉलेज शिक्षा सभी सुजानगढ़ में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरी एजुकेशन हुई है। क्या सब्जेक्ट थे आपके कॉलेज में? कॉलेज में मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे। और फर्स्ट डिवीज़न से मैंने कॉलेज की। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और उस दौरान मेरा शुरुआत में सिलेक्शन ग्राम सेवक के पद पे हुआ। उसके बाद मैंने पटवारी की सर्विसेज ज्वाइन की। उसके पश्चात मैंने IB के अंदर ASI का पद ग्रहण किया और ये मेरी चौथी नौकरी है। सबसे पहली सर्विस मैंने IBM में ज्वाइन की थी। अच्छा। IBM प्राइवेट कंपनी होने की वजह से, और उसमें इतना ध्यान नहीं था कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। ये 97-98 की बात है। तो IBM के बारे में सस्पिशियस था, मुझे पता नहीं था कि कैसी क्या नौकरी है। मैंने प्राइवेट सेक्टर की होने की वजह से उसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने ग्राम सेवक के पद पर पंचायत समिति सुजानगढ़ में नौकरी करी। उसके बाद पटवारी में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने तहसील सुजानगढ़ में पटवारी के पद पर नौकरी करी। अच्छा। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन IB में ASI के पद पे हो गया, जिसमें मैंने IB में चूरू चौकी इंचार्ज के रूप में अपनी सर्विस करी। उसी दौरान 2014 में इस सिविल पुलिस में आने का मौका मिला। मैंने इसके लिए ऑप्ट कर दिया और IB से मैं सिविल सर्विसेज में ट्रांसफर हुआ। जिस भी सर्विस में आपने एग्ज़ाम दिए, उसमें सब में आपका सिलेक्शन हुआ? मैंने केवल RS के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें इंटरव्यू तक गया और RS में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। फिर ये पटवारी ग्राम सेवक से होते हुए आप राजस्थान पुलिस में पहुंचे? राजस्थान पुलिस में आ गए। कैसा रहा ये सफ़र? ये सभी सर्विसेज का अलग अलग एक्सपीरियंस है। बाकी पुलिस सर्विसिंग में ये फ़र्क है दूसरी सेवाओं के मुकाबले कि पुलिस सभी सेवाओं को सम्मिलित करती। नहीं तो परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे माताजी हैं और 2 सिस्टर हैं, छोटा भाई। माताजी का संघर्ष बड़ा ज़बरदस्त रहा हुआ है। हाँ, कई समाचार पत्रों में आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं। हाँ। कई न्यूज़ चैनल्स पे खबर भी चली है, फर्स्ट इंडिया में भी चली थी खबर। संघर्ष बड़ा ज़बरदस्त रहा है, क्या कहेंगे? हालांकि संघर्ष तो रहा। मेरा परिवार शुरू से काफ़ी प्रोमिनेंट फैमिली से हैं। शुरुआत में मेरे दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ पढ़े हुए थे, प्रधानमंत्री जी से हमारा संपर्क थे। अच्छा। हाँ, ये मैं क्योंकि उनके जो पत्र वगैरह मैंने देखे थे, पत्र व्यवहार देखा था, उससे मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई। और बीकानेर राजघराने से संपर्क होने की वजह से वहाँ राज्यवेद के रूप में काम किया उन्होंने। और उसी दौरान आज़ादी से पूर्व पर सुजानगढ़ में आगमन हुआ और वहीं बसने का फैसला कर लिया। मैं जब 10 साल का था तो मेरे दादाजी, पिताजी और दादी जी की एक ही दिन में डेथ हो गई। एक ही दिन में? हाँ, एक दिन में डेथ हो गई। और मेरा दादाजी, पिताजी और मेरी दादी की। दादी?
हाँ। क्या हुआ था ऐसा? मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया और 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, 39 ईयर्स के थे। अच्छा। और उस सदमे से दादाजी और दादी जी ने प्राण त्याग दी। एक ही दिन में 3 मौतें। हाँ, एक दिन में 3 परिवार के लिए गहरा सदमा था। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। अच्छा। और मेरा छोटा भाई तो गोद में ही था, बिल्कुल काफ़ी छोटेपन में थे। और मेरी माताजी मतलब यहाँ के कल्चर से इतनी परिचित नहीं थी, राजस्थान से कल्चर से परिचित नहीं थी। हमारा परिवार वैसे अखिल भारतीय परिवार कहना चाहिए। मेरे पिताजी का जन्म राजस्थान में हुआ जी। और मेरे दादाजी यूपी से आके बसे। और मेरी माताजी हालांकि हैं तो यूपी की, पर वो बंगाल में बसे हुए थे। अच्छा। और मेरे नाना जी यहाँ नागौर में निम्बी जोधा एक जगह है, वहाँ पढ़ाया करते थे। उस दौरान संपर्क हुआ और वहीं से शादी विवाह हुआ मेरे मम्मी का और पिताजी का। मेरी माताजी की जो मदर टंग है वो बंगाली थी। अच्छा। और हिंदी लैंग्वेज हालांकि उनको आती थी, पर मारवाड़ी या मारवाड़ी लैंग्वेज से उनका कोई संपर्क नहीं था जी। तो जिस समय मेरे दादाजी वगैरह की डेथ हुई तो बिल्कुल भी लोकल कल्चर से वो अनजान थी। मदर की उम्र उस वक्त क्या थी जब फादर का देहांत हुआ आपके? मेरे पिताजी के देहांत के समय मदर की उम्र 30 साल थी। 30 साल? हाँ। और मदर ने बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन करी, ज़्यादा वो पढ़ी लिखी नहीं थी जी। परंतु मेरी बुआ जी वगैरह साउथ में रहती थी। मेरी मदर 2-3 लैंग्वेज अच्छी जानती हैं। अच्छा। मेरी मदर आज के समय में मारवाड़ी, बंगाली, भोजपुरी और कुछ तमिल क्या बात लैंग्वेज भी समझती हैं और बोल सकती हैं जी। और हालांकि उनको लिखना नहीं आता है, लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है उनकी, बोलना आता है, पर बोलना और पढ़ना उनको आता है। तो 30 साल की उम्र में एक साथ 3 मौतें एक ही परिवार में देखना बहुत बड़ा दुखद घटना रही है ये। कैसे उन्होंने ये फेस किया, कैसे आप लोगों का पालन पोषण उन्होंने किया? चूँकि हमारा परिवार एक प्रोमिनेंट परिवार था तो उस समय ऐसी महिलाओं के काम करने की इतनी आज़ादी नहीं थी जी। और माताजी अंदर ही रहा करती थी तो बाहरी दुनिया से उनका इतना संपर्क नहीं था। पर जैसे ही एक आवरण हटा बिल्कुल से बाहरी दुनिया में उनका आगमन हुआ और उन्होंने काफ़ी हिम्मत रखी। और एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज थी, प्राइवेट कॉलेज थी, सोना देवी सेठ है गर्ल्स कॉलेज, उनकी प्रिंसिपल थी संतोष व्यास मैडम जी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी माताजी ने पहले कॉलेज के अंदर कैंटीन चलाई, जहाँ समोसे कचौरी वगैरह इस तरह से उन्होंने काम किया। उसके बाद में संतोष व्यास मैडम के सहयोग से बैंक से लोन लेके चक्की लगाई हमने। पहला लोन कितना लिया था माताजी ने? पहला लोन अब मुझे याद नहीं है, शायद 8,000-10,000 रुपये इसने का कुछ लोन था। जी जी जी, ठीक है। और उससे ये आटा चक्की लगाई, आटा चक्की का काम किया हमने और धीरे धीरे फिर हम सभी भाई बहन पढ़ते रहे लगातार। और नहीं तो इतनी विकट परिस्थितियों में आप लोगों का पालन पोषण भी करना था और उसके साथ एजुकेशन भी आपकी करवानी थी। बहुत बड़ी विकट परिस्थितियाँ उनके सामने रही होगी, कैंटीन चलाना, आटा चक्की। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, सामान्यतः जिन जो परिवार नीचे से बिल्कुल ऊपर उठते हैं, जैसे बहुत गरीब कोई मजदूर का फैमिली, उतना संघर्ष मैं कहता हूँ कि हमने नहीं किया। कारण भले ही हमारी एक आर्थिक स्थिति डावाडोल थी, पर हमारे पीछे हमें अतीत का स्मरण था, अतीत हमारा कैसा रहा। तो एजुकेशन को लेके सभी का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। चाहे मेरी माताजी इतना पढ़ाई लिखी नहीं थी, पर उनको पता था कि पढ़ाई का क्या महत्व रहता है और उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया और हम भी इस चीज़ को समझने लगे थे बचपन से ही कि ये जो हमारा मुख्य काम यही रहेगा। तो माताजी आटा चक्की चलाती, आप लोग भी मदद करते थे? हाँ बिल्कुल मदद करते थे। और मैंने खुद चलाई आटा चक्की, मिर्ची पीसते थे, मुझे याद है। बड़ी तकलीफ होती थी। और नमक, मसाले, सारे मसाले, दाल वगैरह सब कुछ इस तरह का एक पूरा सेटअप था, धीरे धीरे विकसित हो गया जी। तो करते थे, बिल्कुल मदद करते। पर माताजी की मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, नहीं उनके जैसा मैंने किसी को दृढ़ देखा। जिस महिला को मारवाड़ी लैंग्वेज नहीं आती थी, बंगाली जिनकी नेटिव लैंग्वेज थी, उन्होंने एकदम से घोर राजस्थानी परिवेश के अंदर
काम किया, आटा चक्की चलाई, उन लोगों को फेस किया जो सारे मारवाड़ी थे। हाँ, जो सारे मारवाड़ी थे, उनसे संपर्क बनाए जो भी, और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हाँ, बैंक से लोन लिया हमने और वो लोन हमेशा समय पे पूर्ण किया। वो याद है आपको सब चीज़ें, वो घटनाक्रम जब संघर्ष के दिन आपके गुजर रहे थे? बिल्कुल। एक आध कोई किस्सा जब लगा कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? संघर्ष के सारे दिन याद है मुझे। जब मेरे दादाजी जीवित थे, पिताजी जीवित थे, तो सुजानगढ़ कोई बहुत बड़ा ऐसा कस्बा नहीं है या बहुत बड़ा कोई शहर नहीं है, पर हालांकि फिर भी उस वक्त ये 1984-85 की बात है, 50-60 हज़ार की आबादी थी और अच्छा नाम था। तो मुझे याद है जब वो उनके जीवित रहते बाज़ार में हम कभी कुछ खरीदारी करने जाते थे, तो मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि ये चीज़ कितने की है। अच्छा। और अचानक से उनकी डेथ होगी तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि इससे कोई इम्पैक्ट भी पड़ता होगा। पर वही लोग जो बहुत सम्मान करते थे, जो साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे और हमेशा जो पीछे रहते थे कि पंडित जी से संपर्क रहेगा तो कोई ना कोई बेनिफिट रहेगा, उनका व्यवहार बिल्कुल से परिवर्तित हो गया। अच्छा। लोगों ने एक झटके में उधार देना बंद कर दिया। ओफो। क्योंकि उनको ये, और मैं इसमें ये गलत भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी के जो बिजनेस करेगा वो यही देखेगा कि साहब उसका पैसा सुरक्षित है, पर हमारे लिए ये बड़ी एक अनोखी परिस्थिति थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। मार्केट से कोई भी चीज़, मार्केट से क्या है, चीनी लाना भी, चीनी लाना भी, गेहूँ लाना भी, सब ये बहुत बड़ा संघर्ष हो गया। और चूंकि उस वक्त ये इस तरह की फ्री स्कीम्स नहीं चला करती थी, तो ये एक बड़ा संघर्ष का दौर था। विकट परिस्थितियों में आप लोगों को माताजी ने पढ़ाया? मेरी सिस्टर IAS है और दिल्ली में CG रही। अभी फ़िलहाल फार्मा मिनिस्ट्री है, अपने हेल्थ के अंदर फार्मा इंडस्ट्री का सेक्शन है, उसकी इंचार्ज हैं। और मेरी उससे बड़ी सिस्टर है, ये छोटी सिस्टर है जो दिल्ली है, उससे बड़ी है जो लेक्चरर है और वो इसमें केंद्रीय विद्यालय में है। और मेरा छोटा भाई इंजीनियर है जो बाहर चला गया था पर उसको बुला लिया है, वो यहीं स्कूल कर रखी है। उसकी मिसेज है वो कॉमर्स की लेक्चरर हैं और वहीं सुजानगढ़ में उनकी पोस्टिंग है। और मैं वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज जब सारे अच्छे जगह अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं, जब पूरा परिवार एक जगह सुजानगढ़ में मिलता है, जब आप एक जगह इकट्ठा होते होंगे कोई कार्यक्रम में हो, मदर के साथ पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो तब हमारे बचपन के दिन वापस जमा हो जाते हैं। अच्छा। सिस्टर हालांकि काफ़ी ऊंचे पद पर है, पर किसी तरह का कोई दिखावा कोई नहीं, नॉर्मल सभी नए। मेरे गांव में सुजानगढ़ में किसी को पता है कि किस तरह की क्या रैंक होती है, क्या पोस्ट होती है। अच्छा। बिल्कुल सामान्य ढंग से, और वही तरीका है हमारा जो बचपन में हुआ करता था, कोई परिवर्तन नहीं। हम सभी मम्मी के साथ ही, माताजी के साथ ही सोते हैं अगर वहाँ जाते हैं तो। अच्छा। आज भी यही सिस्टम है। किस तरह आप खुशियाँ एक दूसरे में ढूंढते हो उस वक्त? सब हम लोग आपस में एक दूसरे के बातचीत खूब करते हैं। अच्छा। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या कोई बचपन की कोई बात है तो उसको याद करते हैं। और क्योंकि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ मारवाड़ी बोली थोड़ी रूखी हो जाती है। अच्छा। तो जोर जोर से बोलने की आदत में। अच्छा। तो हमारी बातचीत सुन के, भाइयों बहनों की आपस में बातचीत सुन के कोई भी ये सोच सकता है कि लड़ाई हो गई। नहीं तो किस तरह बोलते हैं सुजानगढ़ में, ये बताओ। थोड़ी रूखी बोली है, ये जोधपुर की लैंग्वेज है जो हमारी तरफ आते आते रूखी हो जाती है। जैसे कि मतलब किस तरह सुजानगढ़ में बोला जाता है? वो मारवाड़ी भाषा है सब, कहाँ गया, कट गयो, क्या कर रहे है, ये सब चीज़ें उन्हें सुन, ये मतलब ये थोड़ी सी रूखी लैंग्वेज कही जाएगी। जो अन्य जो इलाके हैं, जैसे अगर जोधपुर का कोई व्यक्ति सुने या इस तरह केकड़ी साइड में भी बोली ये हमारी रूखी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। यहाँ इतना वो रूखापन नहीं है और सीधी बोली है। खेल के आप काफ़ी शौकीन रहे हैं, आपने क्रिकेट खेला और चेस के आप एक्सपर्ट हो। कहाँ तक इन खेलों में आप आगे जा चुके हो?
उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, नए इन चीज़ों का इतना प्रचार था। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने ये गेम खेले और कॉलेज लेवल में मैंने अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। मैं अजमेर आया था क्योंकि अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर आती थी और दूसरे नंबर पे हमारी कॉलेज की टीम रही थी। ये 97 की बात है। चेस का शौक़ आपको कैसे? चेस का शौक़ ऐसे गेम पसंद आया मुझे, बचपन में सीख लिया मैंने अपने आप से। अच्छा। हाँ, ऐसे इसका कोई मास्टर कोई गुरु नहीं है? हाँ, कोई गुरु नहीं। कैरम भी मैं अच्छा खेल लेता हूँ और ये अपने आप ललक से ही सीखा मैंने। चेस की चालें कभी अखबारों में पढ़ी क्योंकि उस वक्त ये इंटरनेट का प्रचलन नहीं था। पढ़ने का आपको शौक़ है? हाँ, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़। क्या पढ़ते हैं आप? मैं सभी तरह का लिटरेचर पढ़ता हूँ और मुझे टाइटल याद नहीं रहते। अच्छा। हाँ, कहानी पूरी पढ़ ली आपने? वो कहानी का टाइटल क्या? टाइटल याद नहीं रहते। अंदरूनी बातें मुझे कहीं जो हिट करती हैं वो मेरे ध्यान में बस जाती हैं। और मैंने आरएस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में फ़िलोसफी लिया था, हिस्ट्री ली थी। तो हिस्ट्री भी काफ़ी अध्ययन किया मैंने, फ़िलोसफी भी पढ़ी। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो मैंने सभी तरह का साहित्य अध्ययन किया। इंग्लिश साहित्य भी पढ़ा है मैंने, अनुवाद पढ़े, सभी तरह की चीज़ें पढ़ी। आपकी माताजी 3 भाषाएं जानती हैं? हाँ बिल्कुल सर, 3 भाषाएं जानते हैं। रामायण उनको कंठस्थ है। अच्छा। हाँ। आप बोल लेते हो भाषाएं? कितनी भाषाएं? मैं नहीं बोल सकता साहब, मैं समझ सकता हूँ। बंगाली कुछ हद तक समझ लेता हूँ, भोजपुरी समझ लेता हूँ। बोलने में तो मैं लोकल हूँ सर, हिंदी और मारवाड़ी। आपके घर में जब फिल्म चलती है टीवी पर, हाँ, तो भोजपुरी चलती है, हिंदी मूवी चलती है, बंगाली मूवी चलती है? मेरे घर में सभी तरह की मूवीज़ चलती हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक कि तमिल मूवी भी चलती है, मूवी देखी जाती हैं और भोजपुरी भी देखी जाती हैं। हाँ। हिंदी घर में मेरे, जो मैं वहाँ अपने घर जाता हूँ तो सभी तरह की चलती हैं। और यहाँ जब अजमेर रहता हूँ तो अंग्रेज़ी चलती है क्योंकि मेरे बेटे को अंग्रेज़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा। वो साइंस फिक्शन मूवी इंटरेस्टेड है। नहीं तो आप बोर नहीं होते उन फिल्मों से? नहीं, आ जाती है आपकी वो सब चीज़ें? ये इस तरह का एक टेस्ट डेवलप नहीं हुआ फ़िलॉसफी पढ़ने से। वास्तव में मैं समझता हूँ कि फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए, पर क्योंकि दूर है, समझने में कठिन है, माइंड विस्तृत होता है। टारगेट आपका आरएस था? आरएस मेरा टारगेट था। आप राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। कहाँ चूक हुई? चूक तैयारी की कमी थी, यही मानूंगा, डेडिकेशन की कमी थी, यही। वापस आपने किसी दूसरे का दोष नहीं, खुद का ही दोष। ये शादी से पहले आपने तैयारी किया है, शादी के बाद आरएस की तैयारी? ये शादी के साथ ही शुरू हुआ, उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। 97 में मैंने ग्रेजुएशन क्लियर करी और उसके बाद में 2003 तक किस तरह कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद में आरएस का एग्ज़ाम हुआ था 2004 में, जब मैंने तैयारी शुरू की थी। तो बहन इतनी बड़ी पोस्ट पर है, वो कभी आपको नहीं कहती आरएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो? नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी जो मर्जी वो करता है। अच्छा। हाँ, हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, उसको जो चाहिए, जो करना है उसको हासिल करने में सपोर्ट करते हैं, पर खुद ही करना पड़े। नहीं, हम किसी को परस्यू करते हैं। आरएस आप नहीं बन सके, एक बेटा है आपके, एक बेटी है, क्या चाहेंगे आप? वो आरएस बने, आईएएस बने? ऐसा कुछ नहीं, या वो अपने स्वतंत्र रूप से वो स्वतंत्र रूप से जो करना चाहे वो करे, उसमें सपोर्ट रहेगा। हाँ, पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, नेगेटिव कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है जब बिल्कुल ऐसा हाई होता है। अगर मनुष्य के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर आपका जीवन है, आप जवान हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कितने लोगों का आपको सपोर्ट रहा होगा। सबका पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, यानी जो आपका जीवन है वो ये तय करता है कि साहब आपके साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग है, तो आपको भी वही करना है, क्योंकि आपको वो चीज़ मिली है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप आए। टारगेट आपका आरएस था? हाँ, मेरा आरएस टारगेट था। कमी महसूस होती है उस चीज़ की, नहीं बन पाए? कोई इस तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अभी ये सफ़र जारी है, नाकामयाबी का हिसाब जाने के बाद दुनिया करेगी। हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कभी ऐसा कोई पल आया जिसमें आप रोए हों, आंसू निकले हों आपके, या टूट से गए हों?
हाँ, ऐसे बहुत से पल आए हैं जब मैं अपनी बहन को छोड़ के आया था कोटा कोटा इंजीनियरिंग करने के लिए। उसने पीएमटी की तैयारी करी, एमबीबीएस की। बड़ी बहन? छोटी वाली को। छोटी वाली। तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपने आंसू रोक के मुझे कहा, भैया अब आप जाओ, मैं कर लूँगी। उसको देख के मैंने भी अपने आंसू रोके। ये आज तक मुझे याद नहीं है। और उसका रूम रोड के एकदम लास्ट एंड पे था, जहाँ से मुझे वो लगातार देख रही थी। और मैं पलट के चला तो मुझे पता था कि उसकी आंखें मेरी गर्दन से चिपकी हुई। और मैंने केवल इसी वजह से पलट के उसको नहीं देखा दोबारा कि इसने जो अभी ये साहस बनाया है ये टूट सकता है अगर मैं उसकी तरफ देख लूँगा। तो मैं बिना, उसने जैसे ही कहा भैया आप जाओ, मैं पलट के वहाँ से रवाना और 100-150 मीटर तक बिल्कुल सीधा चलता रहा, पीछे घूम के भी नहीं देखा कहीं वो ये ना कह दे कि मैं भी साथ चलूँगी। आज जो इंजीनियर है जो IAAS है, IAAS है जो छोटी वाली। अच्छा, वो उन्होंने कोटा से किया था। हाँ, कोटा MBBS किया उसने। पहले MBBS में डॉक्टर हो गई। हाँ। उसके बाद में आई। भाई बहनों में अक्सर लड़ाई झगड़े पंगे होते हैं। होते हैं हमारे यहाँ। आप में कितनी हुई? हमारे यहाँ कुछ नहीं होते। हालांकि मैं अपने परिवार में अगर जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो माना जाता है, जो ढांचा मानते हैं अपन, दिखावटी जो पद सोपान है, उसमें सबसे नीचा हूँ। पर मेरी बात आज तक किसी ने टाली नहीं। सब एक जगह बैठते हो, भाई बहन? हाँ। भाई भाभियाँ? हाँ। भतीजे सारे जब एक साथ बैठते हो? हम सारे जब एक साथ बैठते हैं तो जो छोटे मोटे काम है तो जो नीचे से उसको शुरू होना है, भाई पानी लाना है, तो जो सबसे छोटा वाला है उसको पता है कि मुझे लाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये सब अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है। इसके लिए किसी को ये कहना नहीं है, बस ये कहना है कि पानी, तो जो अपने सबसे छोटा है वो अपने आप जाएगा। आपसे लापरवाही होती है? वो बहुत लापरवाह। कौन मैनेज करता है आपको? मैडम मैनेज करती हैं। वो बहुत सतर्क हैं, उनकी निगाहें अभी भी मुझ पे। भाभी जी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज मैरिज कहनी चाहिए। बहुत पुराना रिश्ता था, 3-4 साल का। लेटरबाजी उस वक्त हुआ करती थी, दौर था लेटरबाजी का। हुआ आपके बीच में? हुआ लेटरबाजी। मैंने 10 पन्ने का लेटर लिखा, उन्होंने ये लिखा मुझे पत्र लिखना नहीं आता। 10 पन्ने का लेटर आपने लिखा? कभी ऐसा हुआ कि लेटर को किसी ने पकड़ लिया हो? लेटर को पकड़ा नहीं सब किसी ने। किसको देके भेजते थे आप? भाई बहन को देके भेजते थे, राजदार रहते थे। अच्छा, वहाँ से जवाब आया, आपने 10 पन्ने का लेटर लिखा, जवाब आया मुझे लेटर लिखना नहीं आता है। बस फिर क्या? 3 पन्नों में आया ये जवाब, मुझे लेटर लिखना नहीं आता है। तीनों में अलग अलग, मुझे लेटर लिखना नहीं आता है। उसके बाद फिर ये लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ी? बस चलती रही। मुझे उस समय की फीलिंग्स है, ये जो महसूस करता है वही जानता है। अगर आप अल्फाजों में कहना चाहो, 2 लाइन में कहना चाहो, क्या कहोगे भाभी से? कहना वो इस कार्यक्रम को देखेंगी। इधर आओ, समझती हैं सब क्या चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ों के नाम भूल जाता हूँ, वो समझ आती हैं क्या चाहिए। अच्छा। भूल गया कंघी चाहिए, अरे वो कहाँ है, तो वो समझ आती क्या चाहिए। और ये मेरा जवाब, ये क्वेश्चन मेरा यही रहता है, वो कहाँ है, वो समझ आती क्या चीज़, वो चीज़ क्या है। इतनी मोहब्बत, पकड़ अच्छी होगी आपके ऊपर। ज़्यादातर शॉपिंग आपकी वही करती हैं? ज़्यादातर नहीं, वही करती हैं पूरी। अच्छा। और आप एक्सेप्ट करते हो उन चीज़ों को? बिल्कुल आंख बंद करके। मैंने आज तक पलट के ही नहीं देखा क्या चीज़ थी। अच्छा। क्योंकि मुझे विश्वास है उसकी चॉइस मुझसे तो बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद किया है। उनके हाथ का क्या खाना पसंद है आपको? सब चॉइस के मामले में बहुत खर्चा हूँ, इस तरह कोई चॉइस नहीं है वेज के अलावा। अच्छा। नहीं, उनके हाथ की कोई फेमस डिश जो वो लाजवाब बनाती है और आपको पसंद हो, बार बार खाना आप सब कुछ बहुत बढ़िया बनाते हैं। फिर भी एक विशेष ऐसा कुछ कोई तो होगा। सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं, चाहे राजस्थानी पकवान हो, चाहे आपके यूपी के हों, उत्तर प्रदेश के हों, साउथ इंडियन हो, सभी कॉन्टिनेंटल, सभी अच्छा बनाते हैं।
गाना कौन सा आता है आपको जो अक्सर गुनगुनाते हो आप? कौन सा गाना आता है सर? एक उनकी एक चीज़ बताना चाहूँगा, फैशन डिजाइनर है भाभी जी। और जो मकान मैंने अजमेर में बनाए उनके आर्किटेक्ट हैं और डिज़ाइनिंग भी उन्हीं की। वो नक्शा उनका है? बेहतरीन नक्शा है वो तो। आज का आर्किटेक्ट और उसका नक्शा सब कुछ उन्हीं का किया। और ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था या किसी इंजीनियर को नहीं बुलाया। हाँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वही था इंजीनियर हमारा, तो हमने जैसा कहा उसने बनाया और उसने कोई सुझाव देने थे वो दिए, हमने माने। आप दोनों का एक सपना था, एक ड्रीम हाउस हो? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था सर, घर का सपना था और वो ड्रीम बन गया अपने आप। घर बना दिए। जब आपने पहली बार कदम रखे वो कंप्लीट होने के बाद जब आप रहने लगे उसमें, कैसा फील हुआ? अब एक बच्चे को जब बचपन से बड़ा करते हैं तो कहीं भी एक ऐसा स्टेज नहीं आता जहाँ आपको खुशी नहीं हो रही है, या कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल से कोई अच्छी खुशी का पल आ गया। जिस मकान की नींव खोदने से लेके कंप्लीट होने तक मैं उसके रात दिन साथ था। उसके अंदर घुसने में वो रोज़ ही जा रहा था। हाँ ठीक है, ये इमरान जी आए थे जब मैंने उसका इनॉग्रेशन किया, और सरवाड़ से लोग आए, ब्यावर से लोग आए। उस चीज़ ने मुझे बहुत खुशी दी कि हाँ, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने संबंध बना के रखे और मेरी खुशी में सम्मिलित हुए। कौन सा गाना गाना चाहोगे आप भाभी जी के लिए? खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। दो चार लाइनें गाने। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। भाभी जी, स्पेशल सॉन्ग आपके लिए था। जल्द हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।